कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, अभी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं आपके लिए लाई जा रही है, उसमें आज एक विशेष योजना की हम लोग चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसमें कई सारे योजनाएं बनाई गई है जो हर तबके के किसान के लिए यह योजना है। इसमें कई सारी तरह की इसकी योजनाएं हैं। आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे श्री विपिन, जो व्याख्याता हैं मत्स्य प्रशिक्षण सह प्रसार केंद्र मीठापुर पटना में। आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो आप इस नंबर पर डायल करके, अभी कुछ दिन पहले इस योजना का विज्ञापन अखबारों में आया था, आपको कोई त्रुटि हो, कोई समस्या हो या उसके आहारताएँ या उसकी प्रक्रियाएं, कोई भी चीज़ की जानकारी आप चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछें। सबसे पहले विपिन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने भी विज्ञापन देखा, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके जो है, ये है क्या? मतलब इस योजना का मतलब क्या विशेषता क्या है? नमस्कार किसान भाइयों। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार के द्वारा 2020-21 में लाई गई और इस योजना को मूल रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है केंद्र प्रायोजित योजना और दूसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय योजना। और केंद्र प्रायोजित योजना में दो भागों में बांटा गया है। एक है लाभुक आधारित योजना और दूसरा है गैर लाभुक आधारित योजना। तो अभी जो हम बात करेंगे वो लाभुक आधारित योजनाओं का। और जैसा आपने कहा कि जो विज्ञापन अभी 17 अगस्त को आया है और इसकी अंतिम तिथि 25 सितंबर तक है, यह गैर लाभुक आधारित योजनाओं के लिए है। इस लाभुक आधारित योजनाओं में इस बार 34 अवयव जो मत्स्य क्षेत्र के लगभग हर पहलू को मतलब कवर करता है, इसमें 34 अवयवों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें जो अनुदान का प्रतिशत है वह है महिला वर्ग किसी भी श्रेणी के, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन तीनों के लिए 60% अनुदान की राशि अनुमान्य है कुल जो परियोजना लागत का, और जो अन्य वर्ग हैं उनके लिए 40%। अब ये जो टोटल आपको 34 हैं, इन्हें कई अवयवों में बांटा गया है। मतलब ये 60% और 40% किसी भी योजना में ये एक थंब रूल जैसा है या अलग अलग योजनाओं में अलग अलग प्रकार से इसको लिया गया है? नहीं, जितनी भी योजनाएं हैं। किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका फ़ोन ले लेते हैं फिर। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। मुनेश्वर प्रसाद। मुनेश्वर जी कहाँ से बोल रहे हैं? नालंदा से। जी, आप अपना प्रश्न बताएं। हाँ, आप अपने प्रश्न बताएं। हाँ, प्रश्न है, हम मछली पालन के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कहाँ से मतलब होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ट्रेनिंग प्रशिक्षण की बात की। बिल्कुल, आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, हमारा जो पोर्टल है आप नोट कर लें, fisheries.ahdbihar.in पर आप जाएं और मत्स्य प्रशिक्षण के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यह पोर्टल पूरे वर्ष 365 दिन खुला रहता है और आवेदन कर दें। आवेदन करने के बाद आपको संबंधित जिले से इसकी सूचना मिलेगी और आपको ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाएगा। और यदि क्या करना पड़ेगा, किस ने सर? ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन होगा। अच्छा, ठीक है। fisheries.ahdbihar.in। जैसे नालंदा में ये मुनेश्वर जी पूछ रहे हैं, ऐसे सुदूर क्षेत्रों में बैठे किसान भी अगर प्रशिक्षण की बात करें तो क्या वो अपने जिला मत्स्य पदाधिकारी के पास भी जाने से उनको कोई समाधान होगा या यही एक विकल्प है? यह एक विकल्प तो है कि ऑनलाइन ही करना है, लेकिन जैसे जो कोई वसुधा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं, किसी साइबर कैफ़े से कर सकते हैं, या उनको ज़्यादा परेशानी हो तो सीधे जिला मत्स्य कार्यालय में जाएं। वहाँ हमारे IT असिस्टेंट होते हैं, वो उन्हें इस कार्य में निश्चित तौर से उनको सहयोग करेंगे और आवेदन कर देंगे। हम लोग जो प्रश्न मूल था कि जिसमें आपने बताया कि महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 60% और अन्य के लिए 40%, तो ये क्या सारी योजनाओं में ये एकरूपता है या अलग अलग योजनाओं में अलग अलग? लाभुक आधारित जितने भी अवयव हैं उनके लिए एकरूपता है। अच्छा, और उस समय सभी में 60% और 40% ही है। हाँ, उनकी परियोजना लागत अलग अलग है। और इन सारी योजनाओं को बांटा गया है। पहला है उत्पादन एवं उत्पादकता से संबंधित योजनाएं, दूसरा है जैसे तकनीकी समावेशन की योजनाएं,
फिर है कि पोस्ट हार्वेस्ट, यानी मछली के जब शिकारमाही के पश्चात उसके जो हमें पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस तरह की टेक्नोलॉजी से संबंधित योजनाएं मूल रूप से ये 3 भागों में विभक्त है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि हैचरी का अधिष्ठापन, या जैसे तालाब का निर्माण, तालाब के लिए इनपुट, या जैसे आपको आर्द्रभूमि में अंगुलिकाओं का संचयन। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा एक शुरू से ये जानना चाहता हूँ, जैसे तालाब की निर्माण आपने बताए, इसमें एक कुछ किसान भाई यह भी पूछते हैं कि उन्होंने तालाब निर्माण कर लिया, पहले से कर रहे हैं, अब अगर उसकी मरम्मत करनी हो या उसका पुनः कोई भी संरचना में चेंज करना हो, तो क्या वैसे किसान भी आवेदन दे सकते हैं? वैसे किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के अंतर्गत उसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य योजनाओं में उसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार की योजना। नए तालाब के लिए किस साइज के, अगर हम सबसे छोटे किसान की बात करें तो किस रकबे के, किस जमीन के साइज के किसान इसमें अपने को आवेदन कर सकते हैं? तालाब के निर्माण के लिए कोई सबसे छोटा रकबा निर्धारित नहीं है, इसलिए किसी भी साइज के किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जो उनका जल क्षेत्र आएगा उसी के अनुसार उनका जो अनुदान की राशि अनुमान्य होगी। ऐसे मत्स्य पालन के लिए अगर आप रोहू कतला का पालन करते हैं तो लगभग आधे एकड़ से 1 एकड़ से कम का तालाब नहीं बनाना चाहिए, और पंगेशियस वगैरह पालते हैं तो और छोटे तालाब बनाए जा सकते हैं। किसी भी मछली के हिसाब से वो अपना तालाब का जितने जगह है उसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हेचरी की ये बात आपने कही, तो हेचरी के लिए क्या उसकी मतलब क्या आहर्ताएँ हैं, कितना क्षेत्र चाहिए और क्या उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट? हैचरी के लिए कम से कम 3 एकड़, और राज्य योजनाओं में अब 5 एकड़ कर दिया गया है कि 3 एकड़ उनके पास ज़मीन होना चाहिए। 3 एकड़ ज़मीन पर वो अप्लाई करें। उसके साथ जब ज़मीन के कागज़ मांग लिए जाते हैं, ज़मीन लीज का हो सकता है, ज़मीन निजी हो सकता है, तो उसमें आपके पास LPC या आपके पास रसीद हो या लीज एग्रीमेंट पेपर हो, तो ये ज़मीन का कागज़ होगा। उनका पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड हो, उनका बैंक का रिकॉर्ड्स हो, ज़मीन का एक नक्शा, नजरी नक्शा हो। आप इन सारे चीज़ों के लिए जो मैं बता रहा हूँ, आप जिस साइट की मैंने चर्चा की उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर जाएं, तो ये भी ऑनलाइन ही आवेदन होना है, और अभी ये ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुला हुआ है, तो आप उस पर आवेदन कर सकते हैं, और एक एक करके यहाँ तक कि उसका DPR भी उस पर मिलेगा। हर प्रोजेक्ट के लिए? हर प्रोजेक्ट का DPR होगा। चलिए, अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, और इसमें मूल रूप से अभी बहुत ही उचित समय है, एक तरीके से कहें आप, जिसमें कि अभी आवेदन के लिए पोर्टल खुला हुआ है। 25 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है जब तक कि आप आवेदन कर सकते हैं। अभी एक किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका फ़ोन पहले ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ सर पप्पू पासवान, सहरसा जिला से। जी, आप अपना प्रश्न बताएं। प्रश्न सर ये है कि मेरा एक छोटा सा तालाब है, उसमें एक बार हम मछली उसमें डाले थे जी, और मछली तो आधा से अधिक पानी में खत्म हो गया। उसके बाद जो बचा नहीं फैला ही नहीं बाहर, छोटे छोटे छोटा छोटा होके काला हो गया। कौन सी मछली डाले थे आप उसमें? हम उसमें डाले थे रेहू और कतला। और एरिया जल क्षेत्र कितना है आपका? मतलब जो तालाब में जिसमें पानी भरा होगा वो क्षेत्रफल कितना है मोटा मोटी? मोटा मोटी वो लगभग 4 कट्ठा है।
इतना डाले थे 4 कट्ठा। 4 कट्ठा के लमसम में। 4 कट्ठा। और उसमें कितना डाले थे बच्चा आप? तो उसमें हम डाले थे 1 गस्सी, मतलब 2 किलो साइज 2 किलो का। संख्या कितनी होगी? 2 किलो जो डाले आप, वो कितनी संख्या होगी? वो तो बताया गया, तो जहाँ से लिए थे ना, वो बताया गया था कि इसमें मतलब 800-900 होगा 1 किलो। किलो में 800-900, मतलब 2 किलो में लगभग आप 1800 से 2000 की संख्या आप डाले थे। बताएं सर, अब इसमें समस्या कहाँ है? ऐसा है कि पहले तो 4 कट्ठे का तालाब है, वो रोहू कतला के पालन के उपयुक्त नहीं है। पाल सकते हैं लेकिन वो उपयुक्तता नहीं है। दूसरी बात है कि जब भी हम मत्स्य पालन करते हैं तो आप रोहू कतला का पालन कर रहे हैं तो आप अपने बीज का जो सिलेक्शन करें वो 1 साल पुराना बच्चा हो और कम से कम 50 से 100 ग्राम का हो। दूसरा कि आप जो आप कट्ठा बता रहे हैं, तो हम अगर पटना के हिसाब से बताएं तो लगभग 125 स्क्वायर मीटर का एक कट्ठा होता है। तो एक कट्ठे में मात्र 60 से 70 बीज ही डालना है। यानी कि आपके पास 4 कट्ठा था तो अधिकतम 250 पीस आप 2 से 250 पीस ही डालना चाहिए था, वो भी 50 ग्राम के ऊपर का। और तालाब में पानी आप कम से कम 1.5 मीटर मेंटेन करें, उसे रोज खाना दें। तो आपको यह मछली अगर मार्च के महीने में डालेंगे तो निश्चित तौर पर अगले 5 महीने में 1 किलो की हो जाएगी। चलिए सर, मैं एक सवाल यहाँ पे, जैसे उत्पादन और उत्पादकता के श्रेणी में आपने बताया नए तालाबों का निर्माण, आपने हेचरी के लिए योजना, ये एक है, इस तरह की योजना पहले भी चल रही है। लेकिन जो आपने बताया तकनीकी समावेशन जी, टेक्निकल इंक्लूजन, जी टेक्नोलॉजी इंक्लूजन, हाँ, ये क्या है? और इसमें है कि जो नई विधियाँ, जो वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन की नई विधियाँ उत्पन्न की गई, जिसमें कि हम जैसे बायोफ्लॉक में मछली पालन, रैस रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में मछली पालन, केज कल्चर, इस तरह की जो विधियाँ हैं जिसमें कि हम कम जगह, कम पानी और कम लागत में हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह के जैसे रैस के भी कई हैं, एकदम छोटे आकार के, मध्यम आकार के, काफ़ी बड़े आकार के रैस हैं। बायोफ्लॉक में भी एक और वेरिएंट है कि हम छोटे टैंक में जो बायोफ्लॉक का फार्मिंग करते हैं, जिसमें कि 4 मीटर डायमीटर का। किसान भाई जुड़ गए, उनका फ़ोन ले लेते हैं जरा। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह वैशाली से। जी जितेंद्र जी, आप अपना प्रश्न बताएं। आप कह रहे थे कि मोटे अन्न के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पर एक मेरी पुस्तक भी छपी है। जी जी। तो मवेशियों पर तो उसका फीड का उपयोग है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है जी। तो क्या मछली के ऊपर भी उसका कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है? मोटे अन्न के ऊपर उसको मोटे अनाज जो मूल रूप से अपने यहाँ के मोटे अनाज हैं। देखिए, ये बिल्कुल ये प्रश्न जुड़ा हुआ है न्यूट्रिशन से। आप देखेंगे जैसे हम आदमी की बात करते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है उसका काफ़ी लंबा है, लेकिन मछली के बारे में करेंगे तो मछलियाँ कुछ ऐसी भी हैं जिनके पाचन तंत्र छोटे हैं, खास करके कैटफिश और रोहू कतला के बड़े हैं। तो हम जनरलाइज तरीके से इसे नहीं कह सकते, क्योंकि मछली पालन में प्रोटीन का सबसे बड़ा महत्व है। जितना अधिक मात्रा में प्रोटीन हम देंगे, हाँ, लेकिन वह प्रोटीन डाइजेस्ट हो, एसिमिलेट हो और वो ग्रोथ में कन्वर्ट हो। तो मैं ऑफ हैंड इस पर ऐसा कोई रिमार्क नहीं दे सकता। मोटे अनाज की बात करेंगे तो रोहू कतला के जैसे जो हमारी इंडियन मेजर कार्प है, उसमें आप उसको किसी तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जैसे मक्का हो गया, या मक्का का तो उपयोग होता ही है। तो उसमें अब कौन कौन से मोटे अनाज हैं जिसका उपयोग किया जाए, वो स्पेसिफिकली उस अनाज के साथ जब आप बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर बताया जा सकता है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को
6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। अभी हम लोग विपिन जी चर्चा की है कि दो मुख्य कंपोनेंट की, उत्पादन उत्पादकता और टेक्नोलॉजी इंक्लूजन की बात। अब पोस्ट हार्वेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हमको लगता है कि इसके पहले शायद कोई योजना नहीं रही होगी। तो पोस्ट हार्वेस्ट जो उत्पादन के बाद उसके मूल्य संवर्धन की बात करते हैं, इसमें किस तरह की योजना है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बिल्कुल आज ज़रूरत है इसकी। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की योजना के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए आइस प्लांट का निर्माण, आप प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भी उसमें निर्माण के लिए है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस वगैरह लगाने के लिए। इसके अलावा ब्लास्ट फ्रीज़र, और साथ में हम इंसुलेटेड वैन, रेफ्रिजरेटेड वैन, इसके अलावा जो फिश ऑन व्हील्स की तरह योजनाएं हैं, जो आप मोबाइल फिश कियोस्क है, जो दूसरे टाइप के फिश कियोस्क हैं, इस तरह की कई योजनाएं इसमें समावेशित हैं, जो एक तरह से पूर्ण, आप अगर मछली का उत्पादन होता है तो उसके पोस्ट हार्वेस्टिंग में कैसे उसकी गुणवत्ता बनी रहे, कैसे वैल्यू एडिशन हो, उसका एक संपूर्ण पैकेज है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ नई योजनाएं हैं, वो बड़ी, जैसे रंगीन मछली की योजना, इसके अतिरिक्त रिक्रिएशनल फिशरीज की योजना, ये सब चल रही हैं। इसके अतिरिक्त जैसे अभी आपसे मैंने कहा था कि गैर लाभुक आधारित योजनाएं भी आ गई हैं। जैसे बकरी में अभी हम लोग एक जर्म प्लाज्म को बचाए रखने के लिए एक ब्रूडर बैंक की स्थापना की जा रही है, वो 5 करोड़ की लागत से। और किशनगंज कॉलेज ऑफ फिशरीज में एक एक्वेटिक लेबोरेटरी की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से स्थापना की जा रही है 10 करोड़ की लागत से। इसके अतिरिक्त एक जिसमें जो गैर लाभुक आधारित योजना है उसमें 60% भारत सरकार का होता है, 40% राज्य सरकार देती है। एक अन्य अभी महती योजना है रिवर रेंचिंग की। आप जानते हैं कि नदियों से मछली का उत्पादन कम हो गया है, तो नदियों में पुनः मछलियों के का पुनर्स्थापन, यह कार्य प्रारंभ हो गया है। अगले महीने या दूसरे या तीसरे सप्ताह में बिहार की 3 नदियों में, गंगा, बूढ़ी गंडक और गंडक में यह प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र में विकास के लिए एक कंप्लीट पैकेज है, जिससे कि कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। इसमें इंश्योरेंस, राहत बचत योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं समावेशित हैं। तो किसान भाइयों, आपने सुना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विभिन्न अवयवों के विषय में जाना आपने। आपको आवेदन करने के लिए ये सबसे उचित समय है, आप अभी आवेदन कर सकते हैं। 25 सितंबर तक के लिए उसकी पोर्टल खुली हुई है, अंतिम तिथि है, आप ज़रूर आवेदन करें। इसके अलावा अगर आपको कभी कहीं कोई दिक्कत हो, किसी विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें पत्र लिखें। पत्र लिखने के लिए आपके पास हमारा पता होगा, अन्यथा आप नोट कर लें। कृषि दर्शन द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,00,001 पिन कोड है। आप हमें मेल कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com पर भी। आप जब भी लिखें, आप अपना पूर्ण विवरण दें, जिससे कि आपसे संपर्क साधने के बाद हम एक बेहतर कार्यक्रम लेकर आ पाएँ। विपिन जी, आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।